हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज आपने बिल्कुल सही जगह क्लिक कर दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी वीडियो जहां पे आपको कोई वेदर एंड क्लाइमेट, ये दिग्गज चैप्टर, ये बड़ा सा चैप्टर जो आपको रुला देता है आपकी किताब के अकॉर्डिंग, कोई बड़े मस्ती के साथ आपको समझा दे। तो भैया बिल्कुल आज आपके अपने आदि भैया आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नया लेक्चर लेके, जहां हम वन शॉट या फिर मैं बोलूं एक सुपर वन शॉट में खत्म करेंगे अपना ये चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो अगर अभी तक एसएसटी अच्छी नहीं लगती थी तो भैया गलत टीचर से पढ़ते थे, अब आ गए हो सही टीचर के पास, तो अब मजा आने वाला है एसएसटी पढ़ने में। ठीक है, चलो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे हर चीज। जो भी मैं आज आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको फील कराऊंगा कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो। एक होता है सिर्फ बताना, एक होता है कॉन्सेप्ट फील कराना, वो फील कराऊंगा। चलो मजा आने वाला है, आराम से एक कॉपी एक पेन लेके बैठ जाओ एंड चलो भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, छोटा लेक्चर रखेंगे एंड सारी चीजें फटाफट समझेंगे। टॉपिक है हमारे वेदर है, क्लाइमेट है, विंड्स एंड प्रेसिपिटेशन है। तो भैया आपके यहाँ चाहे किताब सेलिना चल रही हो, चाहे एसचान चल रही हो, चाहे जो भी किताब चल रही हो, उसमें ये जो चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट, सेलिना में थोड़ा अलग नाम से हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी सिलेबस है सब कुछ यहां पर लेकर आया हूं, सारी बुक्स का कॉम्बो बना के लेकर आया हूं, तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले बात करते हैं बहुत इजी पीजी बच्चों की चीज। एक 6 साल का बच्चा भी बता देगा वेदर क्या होता है। वेदर यानी कि एक जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि आज का वेदर कैसा है। आज का वेदर कैसा है भैया, आज बारिश हो रही है, आज धूप निकली है। जैसे आप कभी अपनी मम्मी फोन करती हैं नानी को और नानी से पूछती हैं कि अरे मम्मी वहां पे मौसम कैसा है, यहां तो आज बहुत कोहरा हो रहा है। नानी कहती हैं अरे हमारे यहां तो धूप निकली है लाली, यहां आ जा। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड वेदर। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है वो वेदर है। सो रेफर्स टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम। इसको मेजर करने के लिए यूजुअली हम 24 घंटे या एक दिन को मानते हैं, और ये डायनामिक होता है, बार बार बदलता रहता है। एग्जाम्पल जैसे हो सकता है आज सनी हो एक शहर में, हो सकता है उसी शहर के पास में कहीं बारिश हो रही हो। सिंपल हो गया वेदर। अब देखो वेदर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। वेदर पता कैसे चलेगा आज का वेदर कैसा है? टेम्परेचर से, प्रेशर से, ह्यूमिडिटी से, प्रेसिपिटेशन से, विंड की डायरेक्शन और स्पीड से, क्लाउड कवर से और सनशाइन से। अब आज का जो एक्चुअल ये चैप्टर है ना बेटा, वो इन्हीं पे डिस्कशन करेगा। हम एक एक करके इनको समझेंगे कि ये सब होते क्या है। लेकिन इससे पहले हम इन्हें समझें, हम हमारा जो अगला टॉपिक है जो कि है क्लाइमेट, उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि फिर उसके भी कुछ अपने टर्मिनोलॉजी होंगी जिसको हम समझेंगे। तो आप बड़ी सिंपल सी बात सोचो, एक तरफ हमने जाना कि वेदर क्या होता है, एक दिन में 24 घंटे में एक मौसम कैसा है। लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए और उसका एक एवरेज देखा जाए तो वो क्लाइमेट हो जाता है। क्लाइमेट यानी कि एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यूजुअली 35 ईयर्स यहां पे लिखा है, कवर्स लार्ज एरिया जैसे कि सिटी, रीजन, कंट्री। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर्स होते हैं और सीजनल रेन होती है। तो अब क्या किया जाए, देखो एक हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह की और बहुत कम देर के लिए। क्या था वो था हमारा वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या है, जिसे कहते हैं मौसम, है ना। एवरेज मौसम के आपसे पूछा जाए भारत का मौसम कैसा है ना, भारत का, पूरे भारत बोल दिया, पूरे इंडिया बोल दिया, तो अब आप ऐसे तो नहीं बता सकते देखो पूरे इंडिया में आज बारिश हो रही है, क्योंकि भैया इंडिया का मौसम इतना अलग अलग है कि कहीं कश्मीर में ठंडी पड़ रही है, यूपी में धूप निकल रही है, मुंबई में बारिश हो रही है, बैंगलोर में ह्यूमिडिटी है। तो इस तरीके से मौसम तो डिफरेंट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया का एक एवरेज मौसम निकालेंगे, है ना, पूरे इंडिया का। जैसे इंडिया की बात करें तो एवरेज मौसम इंडिया का कैसा है, हमारा ट्रॉपिकल मॉनसून माना जाता है क्लाइमेट, जहां पे टेम्परेचर हाई रहते हैं और सीजनल यानी कि सीजन में रेन होती है। इटली की बात करें तो भैया यहां का क्लाइमेट कैसा है, हॉट ड्राई समर्स होते हैं और कूल वेट विंटर्स होते हैं। अब घबराना नहीं है, इतना ये दो लाइन समझ में आ गई। ये एग्जांपल्स जो है, ये अगर इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो अब जब हम ये ट्रॉपिकल, मॉनसून, हाई टेम्परेचर, सीजन, इन सबको पढ़ लेंगे ना, तब तुम्हें ये आसानी से हलवा लगने लगेंगे। अभी के लिए बस ये दो लाइन पकड़ लो, ये दो लाइन समझ में आ गई तो भैया काम हो गया। कह रहे हैं क्लाइमेट मतलब एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको लगभग 35 साल ले लिया गया है। ठीक है, चलो अब इसके भी कुछ अपने एलिमेंट्स हैं, सेम है वेदर जैसे। कौन कौन से?
टेम्परेचर है, प्रेशर की जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, विंड की डायरेक्शन है, क्लाउड का कवर है और सनशाइन है। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है। क्या चीज समझ में आ रही है? कि चाहे वेदर हो या चाहे क्लाइमेट हो, वेदर हो या क्लाइमेट हो, दोनों के एलिमेंट्स तो सेम आ रहे हैं। अगर मुझे ये एलिमेंट समझ में आने लग जाए तो मैं वेदर और क्लाइमेट दोनों को क्रैक कर सकता हूं, मैं दोनों को समझ सकता हूं। बिल्कुल सही पकड़ा तूने। अब देख आगे देख, एक एक करके पकड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले देखो एक बेसिक डिफरेंस, क्योंकि पेपर में आ जाता है कई बार, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वेदर की बात कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म में होता है, जैसे कि आवर्स या डेज, और वहीं पे क्लाइमेट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म में होता है, 30 से 35 साल तक बड़ा होता है भैया। एरिया की बात करें तो ई लोकल होता है, एक कम जगह पे छोटे एरिया में। ये भैया रीजनल है या ग्लोबल है ना, काफी बड़े लेवल पे होता है। ये ऑलवेज चेंजिंग, अक्सर बदलता रहता है। ये भैया नहीं, यहां पे हम एवरेज पैटर्न निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल, आज रेनी है, इंडिया के पास मॉनसून क्लाइमेट है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे करके अपना आंसर लिख के आना। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला एक्चुअल टॉपिक, जो कि है टेम्परेचर। अब हम एक एक करके हर एलिमेंट को समझते जाएंगे और उसके साथ हमारा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एकदम। हर टॉपिक के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा कि ओपी, है ना, ये एक टॉपिक हो गया ओपी, मजा आता जाएगा। चलो सबसे पहले बात करें टेम्परेचर की। तुम्हें अच्छे से पता है टेम्परेचर क्या है भैया। ये जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको यहां पे जैकेट दिखाई दे रही है, एंड जैकेट दिखाई दे रही है तो आप समझ सकते हो इसका मतलब आदि भैया जहां है वहां का टेम्परेचर कैसा है? ठंडा है, टेम्परेचर कम है, ठंड हो रही है इस समय वहां पे। तो कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, ये हम टेम्परेचर से ही तो पता लगा रहे हैं। क्योंकि अगर टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर कम है मतलब वहां पे ठंड है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है मतलब वहां पे गर्मी है। तो धूप ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, गर्मी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर कम यानी कि ठंडक, इसी को कहते हैं टेम्परेचर। अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? टेम्परेचर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। तो एयर में डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है, यही हमारा टेम्परेचर है। इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इजी सिंपल है ना। मेजर किससे करते हैं इसको? थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? या तो सेल्सियस होती है या फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है बेटा, कमेंट करके मुझे बताओ किसको पता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है इनफैक्ट। अब देखो कौन सी चीजें हैं जिससे टेम्परेचर अफेक्ट होता है, टेम्परेचर किस चीज से बदलता है? पहली चीज है लैटिट्यूड। अरे बाप रे आदि भैया, ये क्या नया चीज है? वैसे तो हो सकता है आपने 6th क्लास में पढ़ा हो, लेकिन अभी मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि आपको पता ही नहीं है लैटिट्यूड क्या होता है फॉर सम टाइम। तो कह रहे हैं कि लैटिट्यूड कोई चीज है, उससे बड़ा अफेक्ट होता है टेम्परेचर को। और इसके आगे लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अभी मैं मान लेता हूं आपको इक्वेटर भी नहीं पता, आप एकदम लल्लू बच्चे हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल यहां से यहां लेके जाऊंगा, जीरो से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करूंगा तुम्हारी। ठीक है, हमें बेसिक चीजें जैसे टेम्परेचर क्या होता है अंग्रेजी आती है, फिर अगली चीज आती है ऑल्टीट्यूड। इसका मतलब ही सामने लिखा है और ये तुम समझ जाओगे, हाइट अबव द सी लेवल। यानी कि सी लेवल, अगर सी यहां पे है, लेवल सी का ये है, तो सी से कितनी ऊंची हाइट पे आप हैं इस समय, यही कहते हैं ऑल्टीट्यूड। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका भाई क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं। एक तो मैं मौज मस्ती के साथ पढ़ाता हूं, चिल, सीरियस ज्यादा होते नहीं अपने। दूसरी चीज ये कि जो चीजें अंग्रेजी की सिंपल है वो तो मैं कंसिडर करके चलता हूं कि तुम समझोगे। जैसे कि अगर इस लाइन का मतलब तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम, मैं मान नहीं सकता तुम आईसीएसई के बच्चे हो। हाइट अबव सी लेवल सिंपल है, लेकिन अब मैं इक्वेटर और लैटिट्यूड जैसे शब्द को मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आते, तो मैं इनको आपको जीरो से समझाऊंगा, एकदम स्क्रैच से समझाऊंगा। ठीक है, चल बेटा। तीसरा है डिस्टेंस सी से कितना है ना। डिस्टेंस सी से कितना है, कोस्टल है या इनलैंड एरिया है। तो अगर आप सी के पास वाले एरिया रहते हैं तो टेम्परेचर अलग होगा, अगर आप इनलैंड यानी कि सी से दूर रहते हैं तो टेम्परेचर अलग होगा। उसके बाद आता है एक टर्म ओशन करंट्स। मान लेते हैं भैया हमें बिल्कुल नहीं पता, हमको पता ही नहीं है ये ओशन करंट्स क्या चीज है, भूल जाओ, अभी समझेंगे। ये वार्म हो सकते हैं और कोल्ड हो सकते हैं, कुछ इतना समझ में आ रहा है। फिर विंड्स, विंड्स मतलब हवाएं, हवाएं अपने साथ हीट और कूल एयर कैरी करती है। हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है विंड्स के ऊपर ना, तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, वहां हमने बड़ी डिटेल में, फिर से वही बात, जीरो से कॉन्सेप्ट बिल्ड करा है विंड्स का। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहां पे मैं बताऊंगा, उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि विंड्स के ऊपर हमने पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा है। विंड्स,
फिर आता है क्लाउड कवर, कि भैया एक एरिया में क्लाउड्स यानी कि बादलों ने कितना कवर करा हुआ है। अगर बादलों ने कवर करा हुआ है तो टेम्परेचर अलग होगा, नहीं करा हुआ तो टेम्परेचर अलग होगा। और लास्ट में आता है स्लोप एंड एस्पेक्ट। इसको भी मान लेते हैं हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि ये फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ये 7 फैक्टर्स हैं जिससे टेम्परेचर अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इन 7 में से अभी हमें मान लो कुछ समझ में नहीं आया क्या है, सिर्फ नाम याद है, लेकिन एक एक करके अगर मैं इनको समझा दूं तो ये याद हो सकते हैं, आदि भी बिल्कुल हो जाएंगे। तो चल बेटा समझा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड के, एकदम स्क्रैच से समझते हैं, एकदम जीरो से। मान लो आपको कुछ पता ही नहीं है लैटिट्यूड क्या है, बिल्कुल इस पेज की तरह इस समय आपका दिमाग है एकदम खाली, आपको कुछ नहीं पता लैटिट्यूड क्या होता है। हो सकता है किसी को पता भी हो, तो जिसको पता भी है अब एक बार के लिए भूल जाओ, और मैं जिस तरीके से आपको लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट बिल्ड करा रहा हूं इसको समझो। तो आज से बहुत हजार साल पहले जब ज्योग्राफिकल जो लोग ज्योग्राफी के साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियंस थे, जब इन्होंने अर्थ के बारे में पढ़ना शुरू करा तो ये अर्थ पे किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, है ना। इन्हें ये पता है कि देखो भारत यहां है ना, भारत ये है, भारत। इन्हें पता है कि अच्छा चलो भारत ये है, अमेरिका इधर है। तो एक मैप हमारे पास तो आया हल्का पुल्का बनके, लेकिन अब इस मैप में कौन सी चीज कहां है किसी को कैसे बताया जाए, है ना, किसी को कैसे बताया जाए जिस चीज का नाम ना हो। तो क्या किया गया, हमने एक स्केल बनाया। अब एक स्केल क्या है देखो हाँ जी, तो मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, ये हमारा अर्थ है। हमारा अर्थ बहुत सुंदर है, बढ़िया, एकदम शानदार है। अब हमारे इस अर्थ में हमें पढ़ना था, हमें किसी भी एक जगह को पिन पॉइंट करना था। आज के समय में हम कैसे बता पाते हैं कि भैया मुझे दिल्ली से, है ना, बरेली जाना है, मुझे दिल्ली से मुरादाबाद, दिल्ली से मुझे कलकत्ता जाना है, कहीं भी जाना है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो दिल्ली एग्जैक्टली है कहां मैप पे, है ना, मैप पे दिल्ली कहां है। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम क्या है, ध्यान से देखो। हमने अर्थ के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाई। इमेजिनरी है ये, हमने, ये रियल में ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, हमने बनाई। ठीक है, और ये लाइन अर्थ को इक्वली 2 हाफ्स में बांट रही थी। क्योंकि इक्वली बांट रही थी तो हमने इस लाइन को कहा इक्वेटर। क्या कहा बेटा, इक्वेटर। ठीक है, कह दिया इक्वेटर को। अब यहां तक तो ठीक हो गया। अब हमने ये कह दिया कि चलो मान लो कि जो आपने पूछा दिल्ली कहां है, आपको भैया नॉर्थ में है दिल्ली, नॉर्थ में, या फिर क्या है, हो सकता है कोई चीज और, कोलकाता वो साउथ में है, मान लो एग्जाम्पल है। अब इससे भी नहीं पता चल रहा, हमें थोड़ा और डिटेल्ड चाहिए, और ज्यादा डिटेल्ड चाहिए भैया, एग्जैक्ट चाहिए। तो क्या करें, हमने क्या करा, हमने कहा चलो एक काम करते हैं, साइंटिस्ट ने कहा इसको हम मान लेते हैं 0। ठीक है, इस 0 से थोड़ा ऊपर, 10 ऊपर, हम ऐसी ही एक लाइन और बना देते हैं। बना दी। इससे थोड़ा ऊपर एक लाइन और बना देते हैं, एक लाइन और बना देते हैं, एक लाइन और बना देते हैं, और सबको एक नंबर भी दे देते हैं, 0 10 20 30, ऐसे करते करते। ठीक है, अब ये डिग्री कैसे दी जा रही है ये अभी हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए एग्जांपल है, देखो कुछ यहां पे डिग्री दे दी, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से इन्होंने नीचे भी करा कि भैया नीचे भी ऐसे ही बना लेते हैं। हाँ देखो, अब ये क्या है, 0 से अब हम फिर नीचे जाएंगे तो फिर से 10 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये क्या है, ये ऊपर 10 है तो नीचे -10, नहीं, हमने क्या करा, बस इधर लगा दिया नॉर्थ और इधर लगा दिया साउथ, ताकि अब हमें पता चल गया कि अच्छा ठीक है ये साउथ में है, ये नॉर्थ में है, ऐसे 20। ठीक है, ऐसे करते करते हम जा रहे हैं। अब इसको एक बार आप लोग बनाओ, इसको बना लो फटाक से ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, फटाफट बनाओ, समझ में आया, बनाया। अब देखो, अब इसको कहां तक लेके जाएं, ये भी तो सोचना पड़ेगा, कहां तक लेके जाएं। तो देखो हम 0 से शुरू करें और हम जाते जाते यहां पे जो पॉइंट आएगा, जो हमारा नॉर्थ पोल है, हमने इसको 90 डिग्री तक लेके गए हम। सिमिलरली हम नीचे भी कहां तक लेके जाएंगे, 90 डिग्री तक लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे लैटिट्यूड, ये लाइनें जो है ना, ऐसे लंबी लंबी लाइनें, इन्हें ही हमने नाम दिया लैटिट्यूड।
अब अगर ये ध्यान से समझने वाली चीज, मजेदार चीज ये है कि ये लैटिट्यूड इक्वेटर से साउथ और नॉर्थ की तरफ चलती हैं, है कि नहीं? देखो यहां से इक्वेटर था, यहां से लैटिट्यूड तो नीचे जा रहे हैं ना साउथ में, या फिर ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ में, क्योंकि एक इधर है, फिर और ऊपर है, फिर और ऊपर है, फिर और ऊपर है, ऐसे 90 डिग्री तक चला गया। सिमिलरली ऐसे यहां पे भी चला गया। अब इन्हें कहा गया लैटिट्यूड्स। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा कुछ नहीं हुआ। इससे फायदा तब होगा जब हम इनके भाई को भी बनाएंगे। अब इनके भाई को भी बनाते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो, अब आए इनके भैया, ठीक है। इनके भैया क्या है? ये क्या है? ये लैटिट्यूड है हमारे, ये सारे लैटिट्यूड है। इसी तरीके से हमने क्या करा, एक सीधी लाइन ऐसे बनाई, उसके थोड़ा ही साइड में एक और बनाई, उसके थोड़ा साइड में एक और बनाई, सिमिलरली इस तरफ बनाई, थोड़ा और साइड में एक तरफ बनाई, और ऐसे ही पूरे अर्थ पे ऐसे लाइनें बनाई। फाइनली हमें कुछ इस तरीके का एक डायग्राम देखने को मिला। और यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइनें थोड़े थोड़े डिग्री पे चेंज हो रही हैं, है ना? थोड़े थोड़े डिग्री पे ये चेंज हो रही हैं। कैसे? जैसे कि मान लो ये वाली जो सेंटर पे लाइन थी ऐसे वाली, ये 0 डिग्री थी। 0 से हम इधर गए तो हमने कहा ये 10 डिग्री है, इधर गए ये 20 डिग्री है, इधर गए ये 30 डिग्री है। दिख रहा है? देख रहे हो हम कैसे कैसे करके अपनी अपनी जो डिग्री है उस डिग्री को हम आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं। इसी तरीके से हम 0 से उधर जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? 10, फिर इधर 20, फिर इधर 30। दिख रहा है? तो कैसे हम 0 से इधर गए तो 10 डिग्री, उधर गए तो 10 डिग्री, फिर और उधर गए तो 20 डिग्री। अब ये इधर और उधर कैसे करेंगे? इधर की तरफ कौन सी साइड है भैया? इधर होती है ईस्ट, इधर होती है वेस्ट, इधर होती है नॉर्थ, इधर होती है साउथ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये 10 डिग्री ईस्ट है, ये 20 डिग्री ईस्ट है। इधर से गए तो ये 10 डिग्री वेस्ट है, ये 20 डिग्री वेस्ट है। आदि भैया राम कथा तो आपने पूरी सुना डाली, लेकिन अब ये बताओ इस राम कथा का फायदा क्या हुआ? अब ध्यान से देख, इस राम कथा का फायदा क्या हुआ? इस राम कथा का फायदा ये हुआ कि अब हम इस अर्थ पे किसी भी जगह को पिन पॉइंट कर सकते हैं। पिन पॉइंट करना मतलब, ध्यान से देखना, अब अगर मान लो कोई कंट्री है जो कि कुछ ऐसा है, ये कोई कंट्री है और मुझे मैप पे बताना है ये कंट्री कहां है। तो अब मेरे ध्यान से देखना कैसे मैं बताऊंगा। देखो ये है 20 डिग्री नॉर्थ, ये वाला पॉइंट है 20 डिग्री नॉर्थ, है कि नहीं? और नीचे यहां पे क्या है? 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर पे है। इधर देखें तो यहां पे क्या है? ये 0 डिग्री, और यहां पे क्या है? ये 10 से थोड़ा आगे है, और लगभग ये है 14। तो अगर मुझे इसकी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स जिसे कहते हैं वो बताने होंगे तो मैं क्या बता नहीं सकता, मैं कहूंगा कि ये एरिया जो है ये कहां पड़ता है? 20 डिग्री, अरे 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 0 डिग्री, ये लैटिट्यूड्स है। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगे? लॉन्गिट्यूड्स हमारे हैं 0 डिग्री इक्वेटर से लेके, 0 डिग्री से लेके 14 डिग्री ईस्ट तक। तो इसलिए बनाए गए थे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, मैंने अब आपको ऑलरेडी, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को पता होंगे, लेकिन मेरा काम है आपको 0 से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। अब ध्यान से सुनो, अभी तक ये नहीं भी समझ में आया तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमें समझना ही नहीं था। हमें समझना यह है कि इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हमारा टॉपिक जो है टेम्परेचर, उस पर क्या असर हो रहा है, ये सवाल था ना। अब ध्यान से देखो, ये हमारा अर्थ है, हमारे इस अर्थ पे, प्यारे प्यारे से अर्थ पे भैया सनलाइट आती है कुछ इस तरीके से, आती है सनलाइट। सनलाइट एक सोर्स से आ रही है और सनलाइट हमेशा ऐसे सीधे रे में ट्रैवल करती है। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा सनलाइट कौन से एरिया पे आएगी? सबसे ज्यादा सनलाइट आती है इस एरिया पे, ये वाला एरिया जो है। थोड़ा सा यहां पे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा यहां पे भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे डबल कर दिया तो अब दिख रहा है इस एरिया में सबसे ज्यादा सनलाइट आ रही है। तो अगर यहां सनलाइट आ रही है और ऊपर आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मामला कैसा है, वहां पे मामला एकदम ठंडा है, यहां पे भी ठंडा है, ठीक है।
और यहां बीच का एरिया देखें तो भैया यहां पे थोड़ा मौसम ओकेश है। कैसा है? ओकेश है। तो अब ध्यान से देखो, ये चार्ट देख के तुम्हें समझ में आएगा कि हां बात तो सही है कि भैया जैसे जैसे लैटिट्यूड, अरे जैसे जैसे हमारा लैटिट्यूड 0 से ऊपर जा रहा है, हमें क्या मिल रहा है? टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, क्योंकि 0 पे सबसे ज्यादा गर्म था, ऊपर जाते जाए ठंडा हो रहा है, 90 पे जाके एकदम बर्फ जम गई। सेम नीचे जब हम जा रहे हैं लैटिट्यूड पे, तब भी सेम हो रहा है ना? तब भी सेम हो रहा है। नीचे जाते जा रहे हैं तो हमें ठंडा मिल रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हम ऐसे ऐसे जाते तो हमें कोई फर्क नहीं मिल रहा। इसीलिए हमें ये जो लॉन्गिट्यूड है इसका हमें कोई काम नहीं है, लेकिन ये लैटिट्यूड हमारे लिए काम का है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर इस लैटिट्यूड से कम बढ़ रहा है और घट रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो यही लिखा है। तो लैटिट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है? देखो इक्वेटर की ये लाइन थी, इक्वेटर की लाइन पे हम कुछ पर्पल लाइन बना देते हैं, है ना? ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर है। लैटिट्यूड हमें एक्चुअली बता क्या रहे हैं? यही तो बता रहे हैं आप इक्वेटर से कितनी दूर हो। ये 10 डिग्री वाली लाइन हमें बता रही है कि आप इक्वेटर से 10 डिग्री दूर हो। ये 20 डिग्री वाली लाइन हमें बता रही है कि आप इक्वेटर से 20 डिग्री दूर हो। ये 30 डिग्री वाली लाइन बता रही है इक्वेटर से 30 डिग्री दूर हो। ये 90 डिग्री वाली लाइन बता रही है आप इक्वेटर से 90 डिग्री दूर चले गए हो, है ना? तो यही लैटिट्यूड्स होते हैं। और इफेक्ट कितना सिंपल है, क्योंकि अर्थ का शेप जो है स्पेयर है, और स्पेयर पे कभी भी फिक्स हर जगह एक जैसी सनलाइट नहीं आ सकती। तो सन की जो रेज हैं वो अलग अलग एंगल से स्ट्राइक करती हैं। यहां पे एकदम सीधी रेज आ रही है, यहां पे आ रही है लेकिन पूरी नहीं। देखो रेज तो ऐसे ही ट्रैवल करेंगी ना, लेकिन सबसे पहले यहां पहुंच जाएंगी, यहां आते आते कम हो जाएंगी। तो एट द इक्वेटर रेज जो है वो डायरेक्ट 90 डिग्री पे आती हैं, और डायरेक्ट 90 डिग्री पे आने का तात्पर्य मतलब ये है दैट मींस वो वहां पे मोर हीट होगी, वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। और पोल्स पे रेज जो है एकदम स्लैंटेड होती हैं 0 डिग्री, यानी कि लेस हीट। पोल्स पे एकदम लेस हीट होगी, इसीलिए ट्रॉपिक्स में सनरेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल ऑल ईयर। अब ये ट्रॉपिक्स होता क्या है देखो, तो हमने क्या करा, ये वाला जो एरिया है ना, एक और डायग्राम बनाते हैं। ट्रॉपिक्स आपको समझा देता हूं क्या होता है। तो देखो आपको पता है ये लाइन इक्वेटर थी, यहां पे एक लाइन है और यहां पे एक लाइन है ना? अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, मुझे पता है, मैं सब रिवीजन करा रहा हूं, ये सब आप पढ़ चुके हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइंस है, ट्रॉपिक हैं ये ट्रॉपिकल लाइंस हैं, इसीलिए इनके बीच का जो एरिया है इसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, या फिर ये सेंटर वाला एरिया तो टॉरिड जोन भी कहते हैं। लेकिन फिलहाल ये क्या है? ये ट्रॉपिकल जोन है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइंस है। तो यही कह रहे हैं कि इस एरिया में आपको साल भर हीट देखने को मिलती है। एट द ट्रॉपिक्स पे सनरेज जो है ऑलमोस्ट वर्टिकल होती हैं ऑल ईयर। वर्टिकल यानी कि कुछ इस तरीके से। समझ में आया? चलो, तो हमने लैटिट्यूड्स का फर्क समझ लिया, हमें समझ में आ गया कि भैया लैटिट्यूड का क्या फंडा है। अरे वाह, आगे बढ़ा जाए। चलो, कंक्लूजन क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज होगा लैटिट्यूड जैसे इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। ये हमने ऑलरेडी अब विजुअलाइज कर लिया, हमने फील कर लिया है। और इक्वेटर के पास टेम्परेचर हाई होगा, पोल्स के पास टेम्परेचर कम होगा, ये हमें अब पता चल गया, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी सिंपल चीज आती है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब आप कितना ऊपर हो। आप भैया जितना ऊपर होगे उतना आपको ठंड मिलेगी। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं हिमालय का। ठीक है भैया, पहाड़ देखे कभी आपने? पहाड़ों पे क्या होता है, ऊपर आप जितना जाएंगे, पहाड़ों पे आप जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको ठंडा मिलेगा और उतनी बर्फ मिलेगी। तो इसका मतलब हाइट जितनी ऊपर उतना मौसम ठंडा, हाइट जितनी ऊपर उतना मौसम ठंडा। ऑल्टीट्यूड क्या है? हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल। इसका इफेक्ट टेम्परेचर पे क्या है? टेम्परेचर जो है घटता है जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है। तो जितनी ऊंची ऊंची जगह है वहां पे मौसम ठंडा होगा। कहते हैं ना भैया गर्मी बहुत है दिल्ली में, तो आइए चलते हैं मसूरी पहाड़ों पे, है ना? जैसे ही आपकी समर वेकेशन हो जाती हैं, आपके घर वाले सब लोग क्या प्लान बनाने लगते हैं कि चलो
पहाड़ों पे कहीं चलते हैं, पहाड़ों पे ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ ऑल्टीट्यूड पे है, पहाड़ एक टेम्परेचर कम है वहां पे। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि देखो, रीजन मैं बताता हूं क्या है। मान लो ये पूरा जो है हमारा, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये। देखो इस एटमॉस्फेयर में ये क्या है? ये क्या है? ये हवा है। बढ़िया, ठीक है, ये हवा है। अब इस हवा पे अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है। हम कह रहे हैं कि अगर आप यहां जमीन पे हैं, इस समय ये जमीन है, तो इस समय जमीन और ये एटमॉस्फेयर के बीच में काफी सारा एरिया है ना, काफी सारा एरिया नजर आ रहा है। ये एरिया पूरा, जिस एरिया में क्या है, इस एरिया में एयर जो है वो वार्म हो रही है, इसके पास टाइम है वार्म होने का। लेकिन वहीं अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ कुछ ऐसे होते हैं, और अब पहाड़ के ऊपर अगर आप जाएं और आप नोटिस करें कि पहाड़ के ऊपर तो हवा बची ही नहीं है ज्यादा। पहाड़ के ऊपर हवा कितनी कम है? तो क्योंकि हवा कम है, क्योंकि थिन एयर है हायर ऑल्टीट्यूड पे, इसीलिए हीट वहां पे कम होती है। और लेस एयर प्रेशर मतलब लेस हीट रिटेंशन। तो क्योंकि एयर ही नहीं है तो गर्माहट कहां से आएगी, हीट कहां से आएगी? तो इसीलिए वहां पे ठंडा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आप सी से कितना दूर है? सी क्या करता है? एक टेम्परेचर मॉडरेटर की तरह काम करता है। मतलब समुद्र का काम है टेम्परेचर को ठीक करते रहना, कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर है तो उसे कम करना, और कम टेम्परेचर है तो उसे गर्म करना। ये दोनों काम सी करते रहते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में बड़े डिटेल से पढ़ा था। सी एक टेम्परेचर मॉडरेटर की तरह काम करता है। जहां पे जमीन गर्म होती है, समुद्र उसको ठंडा करता है, वहां पे ठंडी हवाएं भेजता है। जहां गर्म जमीन ठंडी होती है, समुद्र वहां पे गर्म हवाएं भेजता है ना। तो इसीलिए वो जगह जो सी के पास है, वहां पे माइल्ड और बड़ा स्टेबल टेम्परेचर रहता है। वहां का टेम्परेचर ना कम होगा ना ज्यादा होगा, क्योंकि भैया वहां पे एक मॉडरेटर बैठा है। कम होगा तो टेम्परेचर को बढ़ा देगा, बढ़ जाएगा तो घटा देगा, तो टेम्परेचर को फिक्स रखने की कोशिश करता रहता है सी। अब बात कर रहे हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम द सी की, तो इसमें दो तरीके के मौसम पाए जाते हैं, एक होता है मैरीटाइम, एक होता है कॉन्टिनेंटल। मैरीटाइम यानी कि सिंपल है, वो जगह जो सी के पास है, जो समुद्र के पास है, वो मैरीटाइम है। कॉन्टिनेंटल यानी कि जो समुद्र से दूर है और लैंड है, आसपास समुद्र नहीं है, वो कॉन्टिनेंटल है। देख बेटा, मैरीटाइम क्लाइमेट जहां पे मतलब समुद्र आसपास है, वहां का मौसम कैसा है? सी से बहुत इंफ्लुएंस्ड है। तो भैया माइल्ड समर यानी कि गर्मी होगी लेकिन ज्यादा नहीं होगी, और सर्दियां होंगी लेकिन ज्यादा नहीं होगी। एग्जांपल आपको पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सी है उनके पास, मॉडरेट कर रहा है सी, ना ज्यादा गर्मी होने देगा ना ज्यादा सर्दी होने देगा। लेकिन कॉन्टिनेंटल वो एरिया होता है जो कि सी से फार होता है, दूर होता है। यहां पे कोई मॉडरेटर बैठा नहीं है, तो भैया गर्मी भी यहां ज्यादा होगी और ठंड भी यहां ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए साइबेरिया और तिब्बत। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लो, किलिमंजारो और माउंट केन्या, ये दो पहाड़ हैं। ये दो पहाड़ ऐसी जगह पड़ते हैं अफ्रीका में, इक्वेटर के पास। और इक्वेटर के पास हमने क्या कहा? इक्वेटर के पास तो गर्मी रहती है, मजा आ गया। लेकिन फिर भी यहां पे ठंड आपको दिखती है, मतलब यहां पे बर्फ जमी हुई है। एग्जाम्पल, इसका रीजन बताओ क्यों? कमेंट करके बताओ। बड़ा इजी है, क्योंकि ये ऊंचे बहुत है। हमने ये भी पढ़ा है कि भैया चाहे इक्वेटर हो चाहे जो हो, अगर हाइट है अच्छी खासी तो इसका मतलब वहां पे ऊपर ठंडा होगा ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारा ओशनिक करंट्स। फटाफट पढ़ते हैं ओशनिक करंट्स क्या होते हैं। ओशनिक करंट्स मतलब स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द ओशन। तो ओशन में जो लहरें हैं, ओशन में जो लहरें हैं उन्हें ही कहते हैं ओशनिक करंट्स, जो लगातार एक डायरेक्शन में बहती रहती हैं। एक होती है वार्म करंट्स। तो भैया कुछ लहरें ऐसी होती हैं जो अपने साथ गर्म पानी लेके तैरती हैं, मतलब गर्म पानी लेके जाती हैं, तो जो कि लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड जाती हैं, मेक नियर बाय कोस्टल एरियाज वार्मर देन यूजुअल। और इनसे क्या होता है? आसपास का कोस्टल एरिया जो है वो वार्म हो जाता है यूजुअली। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा? ये लैटिट्यूड है, हमारा इक्वेटर है। यहां कहीं हमारा इक्वेटर होगा? अच्छा ये रहा इक्वेटर, ठीक है, इधर इक्वेटर है हमारा। अब इक्वेटर से जीरो, हमारा इक्वेटर क्या है? जीरो होता है। जीरो से हम जहां भी जाएंगे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने क्या कहा कि लोअर से हायर की तरफ जाएगी वार्म करंट्स। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे ये लोअर है, ये जीरो है। जीरो से अगर इधर जा रही है, कलर दूसरा लेता हूं,
अगर 0 से इस तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हम लोअर से हायर एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए रेड है, और सारे रेड जो है ये वार्म करंट से, यानी कि यहां से पानी क्या है, यहां से गर्म पानी जाता है। क्योंकि सिंपल बात है यार, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज्यादा चीज नहीं है। इक्वेटर पे धूप आ रही है, धूप बहुत आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट क्या कर रहा है, पानी को गर्म कर दे रहा है। पानी जब गर्म हो जा रहा है तो वो कहां जा रहा है, ठंडे पानी की तरफ जा रहा है। ये तो हमारे पूरे अर्थ का रूल है, इक्विलिब्रियम। अर्थ हमेशा बैलेंस बना के चलता है, कहीं पे ज्यादा गर्म है वो ठंडे की तरफ भाग जाएगा, कहीं पानी ठंडा है तो वो गर्म की तरफ भागेगा। ये अपना क्रॉस क्रॉस करते रहते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। कोल्ड करंट से तो उल्टा है, कोल्ड करंट जो होते हैं हमेशा हायर ऑल्टीट्यूड, यानी कि ठंडी जगह से लोअर लैटिट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड बोल दिया, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड पे आते हैं, यानी कि ठंड से बीच में आते हैं। ठंड ठंड हर तरफ ठंडा पानी, इधर से ये आ रहा है बीच में इक्वेटर के पास, क्योंकि यहां गर्मी है और यहां गर्म पानी है, ये जा रहा है दूर दूर। तो यही है वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। इजी। इफेक्ट टेम्परेचर पे बड़ा सिंपल है, वार्म करंट जो होते हैं वो आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, और कोल्ड करंट जो होते हैं आसपास के टेम्परेचर को घटा देते हैं। अगली बात आती है विंड्स, जिसकी हमने बड़ी गहराई से चर्चा करी थी। तो भैया विंड्स अपने साथ कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करती हैं अपने ओरिजिन की, यानी कि अगर जो हवा है वो किसी ऐसी जगह से चली है जहां का मौसम गर्म है, तो वो अपने साथ गर्म हवा लेके घूम रही है। हॉट रीजन की जो विंड्स होती हैं वो जहां भी जाएंगी टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, कोल्ड रीजन की जो विंड्स हैं वो टेम्परेचर को घटा देंगी। सिंपल बात है। आप घर से बाहर निकलो, अगर ठंडी हवा चल रही है तो आपकी कुड़की जम जाएगी, ठंड लग जाएगी, और अगर गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, तो भी आपकी हालत खराब हो जाएगी, गर्मी से एकदम हवा खराब हो जाएगी। एग्जाम्पल है लू, है ना। क्या होती है, एक हॉट ड्राई समर विंड होती है, जिसकी शुरुआत होती है रेगिस्तानों से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, और ये पूरे ग्रेट प्लेन्स जो भारत में है उन पे बहती है हवा। विंड्स की बात कर ही रहे हैं तो दो तरीके की विंड्स होती है, ऑनशोर ऑफशोर। ऑनशोर मतलब जो कि सी से, समुद्र से जमीन की तरफ जाती हैं, वो हवाएं जो समुद्र से उठ के जमीन की तरफ जा रही हैं वो ऑनशोर हवाएं हैं। ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हैं, यानी कि हवा में पानी के कुछ पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, और इसी की वजह से, इन पानी के पार्टिकल्स की वजह से जब ये लैंड पे जाती हैं, वहां जाके ये समुद्र का पानी जो है ये बारिश बन के बह जाता है। क्या बन के, बारिश बन के बह जाता है। और ये भैया यूजुअली वार्म और ह्यूमिड होती है। ऑफशोर विंड जो होती है इसका जस्ट उल्टा, ये लैंड से सी की तरफ जाती हैं और ये कूल और ड्राई होती हैं। क्लाउड कवर की बात करें दोस्तों, क्लाउड कवर क्या है कि भैया बादल ने अगर कवर कर लिया, अब देखो सारी सनलाइट जो है पूरे हमारे अर्थ पे जो वार्म है, गर्मी है, इसका पूरा सोर्स क्या है, क्लाउड। पूरा सोर्स क्या है, सन है। तो अगर सन को ही मैं कवर कर लूं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल चीज है कि भैया दिन में क्या होता है, क्लाउड जो होते हैं अगर ज्यादा हैं, क्लाउड्स बहुत ज्यादा है, बादल है, तो बादल क्या करेंगे, इंसोलेशन कर देंगे, यानी कि धूप को आने नहीं देंगे, और धूप अगर अर्थ तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, मौसम ठंडा रहेगा और स्काई एकदम साफ और क्लाउडी रहेंगे। वहीं पे नाइट टाइम में क्या होता है, अगर ये तब की बात हो रही है कि अगर बहुत बादल है, अगर नाइट टाइम में बहुत बादल हैं तो क्या होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो देखो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, सोलर से रेडिएशन, यानी कि सन रेज जब नीचे आती हैं तो ये प्रोसेस है, ये रेडिएशन है। अब ये अर्थ से टकरा के रात में ऊपर जाती हैं, तो अगर बादल बहुत होंगे तो पहली बात तो इतनी सोलर रेडिएशन आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहीं टकरा जाएगी और बादल से टकरा के वापस। और चलो बाई चांस जो आएगी भी, वो भी रात में जब वापस जा रही होगी तो वो बादलों से टकरा के फिर अर्थ पे वापस आ जाएगी, जिससे क्या होगा, अभी भी अर्थ जो है गर्म रहेगा, रात में गर्म ही रहेगा अर्थ। एग्जाम्पल के लिए क्लियर स्काई, अगर कहीं पे क्लियर स्काई है तो भैया वहां पे दिन में गर्मी बहुत होगी और रात में ठंड बहुत होगी। इसका क्लियर एग्जाम्पल है रेगिस्तान। रेगिस्तान में आप देखें बादल नहीं होते, इसीलिए वहां पे क्या होता है, दिन में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि इंसान जल जाए, भुन जाए, लेकिन रात में इतनी ठंड होती है कि आपको रजाई ओढ़ के सोना पड़ेगा। इतना खतरनाक मौसम होता है। अब लास्ट बात कर रहे हैं हम स्लोप एंड एस्पेक्ट की, कि भैया किसी जगह का स्लोप क्या है। जैसे कि ये देखो, स्लोप यानी कि चढ़ाई, है ना। एंगल क्या है, एंगल। तो भैया जहां पे स्टीप स्लोप होता है, यानी कि बड़ा खतरनाक चढ़ाई होती है जिन पहाड़ों की, ऐसी एकदम खड़ी चढ़ाई, वहां पे क्या होगा, बेयर और लैक वेजिटेशन, यानी कि वहां पे आपको पेड़ पौधे जानवर नहीं मिलेंगे, वहां पे इंसान नहीं रह पाएंगे। रैपिड टेम्परेचर चेंज होगा, कभी सर्दी पड़ जाएगी, कभी गर्मी पड़ जाएगी, बहुत टेम्परेचर खतरनाक रहेगा। और एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ स्लोप इन रिलेशन टू सन रेज। देखो भैया अगर ये स्लोप है, सन की रेज ऐसे आ रही है ना, ऐसी तो पड़ती हैं।
अगर सन की रेज का कुछ एंगल ऐसा बैठ रहा है कि मानो ऐसा एंगल है, ऐसा पहाड़ है कि भैया केवल एक पॉइंट पे ही धूप आ पा रही है, बाकी पूरा पहाड़ ऐसा है, तो ये खराब कर देगा, यहां पे टेम्परेचर खराब रहेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा पहाड़ है ऐसा, तो आप देखो तो इसमें यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी हर जगह धूप इवनली स्प्रेड हो पाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये एस्पेक्ट होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें, हमारा अर्थ जो था इसको इक्वेटर दो पार्ट में बांटता है, ये वाला पार्ट पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये वाला पार्ट पूरा सदर्न हेमिस्फेयर है। तो अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जितने भी साउथ फेसिंग स्लोप हैं, वो सारे पहाड़ जो साउथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिनका फेस साउथ की तरफ पड़ता है, वहां पे ज्यादा सनलाइट देखने को मिलती है, इसीलिए वहां पे टेम्परेचर गर्म रहता है। नॉर्थ फेसिंग जो है भैया, वहां पे लेस सनलाइट रहती है तो कूल रहता है। सदर्न हेमिस्फेयर में इसका जस्ट उल्टा होता है, नॉर्थ फेसिंग वार्म रहते हैं और साउथ फेसिंग कूल रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बाकी, हमने टेम्परेचर की बात कर ली, अब हम टेम्परेचर के साथ बाकी चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में हवा है वो कितना प्रेशर लगा रही है हम पे। आपको पता है कितना प्रेशर लगा रही है? आप ये समझ लो इतना प्रेशर लगा रही है कि भैया एक गाड़ी, एक कार को खट से कुचल दे 1 सेकंड में, इतना प्रेशर लगा रही है, 10 हाथियों के बराबर। लेकिन आदि भैया अगर इतना प्रेशर लगा रही है तो हम दब काहे नहीं रहे? हम दब इसलिए नहीं रहे क्योंकि एक इतना ही इक्वल प्रेशर हमारे अंदर से भी लग रहा है। तो सपोज करो एक टेबल है ना, ये टेबल है, इस टेबल पे यहां से एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगा रहा है कि नहीं? एटमॉस्फेयर लगा रहा है तो ये टेबल को तो टूट जाना चाहिए, इसलिए नहीं टूटती क्योंकि एटमॉस्फेयर सिर्फ यहां ही नहीं है, हवा सिर्फ यहां नहीं है, हवा तो टेबल के नीचे भी है, तो टेबल के नीचे से भी इक्वल बराबर का प्रेशर लग रहा है, इसीलिए हमें रियल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं दिखता। अगर ऐसा कुछ होता, जैसे कि अगर फॉर सम टाइम क्या किया जाए, वैक्यूम बना दिया जाए, यानी कि इस बॉटल के अंदर से सारी इसके अंदर जो हवा है हटा दी जाए, तो एटमॉस्फेयर इस बॉटल को कट से पूरा कुचल देगा, एकदम पीच देगा। इसके ऊपर आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो भैया जहां पे प्रेशर कम होता है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां टेम्परेचर कम होता है। ये फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। इफेक्ट देखो, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही क्या मिलता है हमें? विंड्स देखने को मिलती हैं कि भैया विंड्स जो है हमेशा कहां से कहां चलती हैं? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ भागती हैं, जहां लो प्रेशर है वहां से हाई प्रेशर की तरफ जाएंगी, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा एक जगह से दूसरी जगह चलना शुरू कर देती है, और इसी को हम विंड्स कहते हैं। करंट्स क्या है? वर्टिकल एयर मूवमेंट। देखो, एक होती है विंड, विंड हमेशा हवा ऐसे चलती है, ऐसे, लेकिन हवा तो ऐसे ही थोड़ी चलेगी, हवा तो ऐसे भी चल सकती है। तो बिल्कुल, अगर हवा नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसको हम कहते हैं करंट। और अगर हवा ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है तो उसे हम कहते हैं विंड। और यही करंट और विंड्स करते क्या है? एयर को सर्कुलेट करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारा टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है ना। इसको नापा, एटमॉस्फेयर को नापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एटमॉस्फेयर का रिलेशन क्या है? देखो, जैसे जैसे हाइट, ऑल्टीट्यूड हम बढ़ाएंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही प्रेशर कम होगा। इसका बड़ा इजी समझने का तरीका बहुत सिंपल है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग किससे रहा है? हवा से लग रहा है। तो यहां तो हवा ही नहीं है, तो कितना प्रेशर लगाएगी? यहां इतनी हवा है तो खूब सारा प्रेशर लग रहा है। यहां पे क्या है? प्रेशर कम है, इसीलिए प्रेशर कम लगेगा। समझ में आया? चलो फटाफट। अरे कहां चला गया? हाँ, आ जाओ। तो ऑल्टीट्यूड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा वैसे वैसे हाइट बढ़ेगी। तो हमने जो बात बोली कि हाइट जितनी बढ़ेगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, वही यहां पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, टेम्परेचर और एयर प्रेशर का रिश्ता देखते हैं क्या है। एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम चीज है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा जैसे जैसे एयर हीट होगी और एयर एक्सपैंड होगी। क्या कह रहे हैं? एयर हीट होगी, एक्सपैंड होगी और एयर ऊपर जाएगी, रिजल्ट क्या होगा? एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बड़ी कॉमन सी बात है। देखो, ये क्या है हमारा? ये पूरा मौसम है। हम कह रहे हैं कि जहां पे सनलाइट आ रही है, सनलाइट यानी कि वार्म एयर आ रही है। अब वार्म एयर हर तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है।
अब जहां पे क्या है, ये वार्म एयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, यहां पे सनलाइट नहीं आ रही, यहां तो बादल है, तो यहां पे अब टेम्परेचर जो है वो लो हो गया, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ जाने लगेगी हवा, यही कह रहे हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर हीट हो जाएगी, तो एयर क्या करेगी, वापस जाके ऊपर जाने लगेगी एंड राइजेस, जिससे क्या होगा, वहां का टेम्परेचर, वहां का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि याद रखो, इतना सिंपल फंडा है कि जहां एयर ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, जहां एयर कम वहां प्रेशर कम, सिंपल फॉर्मूला। तो भैया यहां पे क्या हुआ, एयर चली गई हीट होके, तो भैया प्रेशर ही नहीं बचा। या उल्टा होगा, एयर कूल होगी तो एयर क्या होगी, सिंक होगी, एयर नीचे आएगी, और एयर अगर नीचे आएगी तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगी, सिंपल है। अब देखो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहां पे प्रेशर हमेशा ज्यादा या कम रहता है, तो कुछ पैटर्न है एयर प्रेशर के जो पूरे अर्थ पे, इसी को हम क्या कहते हैं, जोन कहते हैं, प्रेशर बेल्ट। जैसे कि एक है टॉरिड, एक है टेम्परेट, एक है फ्रिजिड। ये बेल्ट जो है इनको बनाया गया है, फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहली बात, इसको हमने बनाया नहीं, इसको हमने केवल ऑब्जर्व करा है, ये हमारे अर्थ में है, हमने सिर्फ इन्हें ऑब्जर्व करा है। हमने देखा है कि भैया कुछ एरिया है जैसे टॉरिड, वहां का टेम्परेचर, हमें वहां का जो एयर प्रेशर है वो हमेशा अलग रहता है, एक तरीके का रहता है। तो हमारे अर्थ पे अलग अलग जगह पे टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस है, कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं प्रेशर ज्यादा है। इस सब की वजह से क्या होता है, ये जोन बन जाते हैं, ये जोन बन जाते हैं, और ये बड़े जरूरी है हमारे अर्थ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। जैसे ये देखो, ये है प्रेशर बेल्ट, इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। जैसे एक होती है ITCZ, है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बड़ा ध्यान से समझो प्रेशर बेल्ट होता क्या है। प्रेशर बेल्ट यानी कि कुछ रीजन है, मान लो इक्वेटोरियल रीजन है, यहां का टेम्परेचर क्या है, यहां का टेम्परेचर हाई है, और ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहां का टेम्परेचर क्या है, लो है। तो यहां से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हवा भाग रही, क्या लिखा है, इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। हमारे इक्वेटर के पास जो प्रेशर बेल्ट है वो कैसी है, लो प्रेशर है, वहां पे प्रेशर लो है, प्रेशर लो। और इसका ये फंडा हमेशा याद रखना, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, ये हमेशा याद रखना। तो कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे हमेशा प्रेशर कम होगा, कहीं पे टेम्परेचर कम होगा तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा। यही ध्यान से यहां पे बता रहा हूं मैं कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, इसीलिए यहां का नाम है लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटर पे कौन सी है, लो प्रेशर बेल्ट, है ना। ये रीजन बहुत गर्म होता है, इससे क्या होता है, एयर हीट होती है, एयर एक्सपैंड हो जाती है, लाइट होके राइज हो जाती है। इस एयर के चले जाने की वजह से यहां पे लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बन जाएगा तो क्या होगा, आसपास जहां हाई प्रेशर है वहां से हवाएं यहां आने लग जाएंगी, हवा इधर चलने लग जाएंगी। ये पूरे अर्थ पे होता रहता है, इसी को हम प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं। देखो दूसरी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो भैया इक्वेटर पे तो हमने देख ली, इक्वेटर के जस्ट ऊपर एरिया था, वो कौन सी है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन ये हो गया, ये ट्रॉपिकल है, इसके जस्ट पास वाला रीजन सब ट्रॉपिकल है। तो सब ट्रॉपिकल के पास जो रीजन है ये हाई टेम्परेचर का होता है, हाई टेम्परेचर, ओ सॉरी, ये लो टेम्परेचर का होता है। लो टेम्परेचर के कारण क्या होगा, यहां से हवा हाई टेम्परेचर की तरफ, इक्वेटर की तरफ भागने लगेगी। ये हमें 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में मिलता है। मैं सच बता रहा हूं, एक बार डिटेल में इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको जरूर देखना, उसमें ये बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने, ठीक है। यहां पे अगर मैं पूरा पढ़ाने पे आऊं तो ये 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाएगी, वो मैं चाहता नहीं हूं। फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आ जाती है, ड्राई और स्टेबल होती है। फिर सब पोलर, सबसे ऊपर चले जाए तो एकदम ठंडी, भैया वहां का टेम्परेचर एकदम ठंडा होगा, जहां का टेम्परेचर कम वहां का प्रेशर ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा तो मतलब हवा भागना शुरू करेगी। चलो ये हमने शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स की बात कर ली, अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। अब दोस्तों ये ह्यूमिडिटी क्या है, तो भैया अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है एयर में, एयर में पानी का कंटेंट कितना है, इसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब कई तरह की हो सकती है, एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि इस मोमेंट पे एयर में एक्चुअली कितना पानी है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको नापने के लिए हम ग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो हवा में 1 मीटर क्यूब की हवा ले लो, तो मान लो ये क्यूब है, इस क्यूब की हर साइड 1 मीटर की है, इसके अंदर जितनी भी हवा है उस हवा में कितने ग्राम पानी है उसी को कहते हैं हम क्यूबिक, ग्राम पर क्यूबिक मीटर।
तो नॉट आइडियल फॉर वेदर स्टडीज ड्यू टू टेम्परेचर सेंसिटिविटी। तो भैया टेम्परेचर इतना चेंज होता है उसके कारण इसको पढ़ना आइडियल नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम ज्यादा नहीं पढ़ते, हम ज्यादा पढ़ते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रेशियो ऑफ एक्चुअल मॉइस्चर टू मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, एक्सप्रेस जिसको परसेंटेज में किया जाता है। ध्यान से देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर आप देखें इस ग्लास की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 0 है। इस ग्लास की 50% है, इस ग्लास की 75% है, इस ग्लास की 100% है। ये कैसे हिसाब लगाया, सिंपल है, हमें पता है हमने इस ग्लास में जितना भी पानी आ सकता था हमने उसको पहले से 100 मान लिया है, होता ही है। तो अब इसमें जितना पानी है उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। अगर इसमें बिल्कुल पानी नहीं है हम कहेंगे 0 ह्यूमिडिटी है भैया। अगर हम कहेंगे पूरा ग्लास भरा है हम कहेंगे 100% ह्यूमिडिटी है। इसी तरीके से हम अपने एटमॉस्फेयर के साथ भी करते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। जब एयर मैक्सिमम मॉइस्चर होल्ड कर सकती है तब उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। एक ऐसा समय आता है जब हमारा जो हवा है उसमें मैक्सिमम जितना पानी आ सकता है उतना पानी आ गया, तो उसे कहते हैं हम सैचुरेटेड हवा है ये। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए तो भैया फर्दर कूलिंग कॉजेस कंडेंसेशन, उसके बाद क्या होने लगता है, कंडेंसेशन होने लगता है। कंडेंसेशन यानी कि क्लाउड्स अब रेनफॉल करने लग जाएंगे। अब इस समय एटमॉस्फेयर में इतना पानी भर गया है कि अब इस पानी का सॉलिड से लिक्विड बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना। अब वेदर में ह्यूमिडिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो भैया प्रेसिपिटेशन के चांसेस ज्यादा है, बारिश होनी है, सिंपल बात है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब हवा में पानी ज्यादा, हवा में पानी ज्यादा मतलब बारिश ज्यादा, सिंपल इजी। ह्यूमिड एयर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है हीट को और ज्यादा। अगर ह्यूमिड है तो एयर क्या करेगी, हवा गर्मी को खींच लेगी। पानी क्या है, गर्मी को ठंडा करता है, इवेपोरेशन को स्लो डाउन करेगा स्वेट के, मेक्स अस फील हॉट एंड अनकंफर्टेबल। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो भैया अब ऑलरेडी इतना ज्यादा पानी है एटमॉस्फेयर में कि अगर कहीं पे पानी, मान लो पसीना आ रहा है हमको, अब ये पसीना सूखेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि पसीना सूखता कैसे है, इवेपोरेशन से। और इवेपोरेशन होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि वो कह रहा है भैया अब मैं और नहीं ले सकता, अब तू अपने पास रख। तो इसीलिए हम पूरा चिपचिपाते रहते हैं। अगर कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हमें चिपचिपन होती रहती है कि भैया ये कैसा है, गर्मा, बड़ा गंदा सा मौसम है। अब कंडेंसेशन, अरे ये तो भाई छठी क्लास में पढ़ते हैं, है ना, छठी क्लास में पढ़ते हैं कि वो प्रोसेस जिससे वाटर वेपर टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है या आइस बन, राइस रेन बन जाता है, इसी को कहते हैं कंडेंसेशन। बड़ी इजी, इवेपोरेशन का उल्टा होता है। ठीक है, चलो ये तुम्हें पता ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। प्रेसिपिटेशन भी तुम्हें पता है कि भैया हमारे अर्थ पे रिलीज ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर टू अर्थ, कि भैया रेन हो जाए, ड्रिजल हो जाए, स्नो हो जाए, स्लीट हो जाए, हेल हो जाए, ये सब क्या है, ये प्रेसिपिटेशन है। 6th क्लास में इनको पढ़ते हैं हम। प्रेसिपिटेशन के कुछ टाइप भी हैं, जैसे रेन मोस्ट कॉमन होता है, लार्ज वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। ड्रिजल में क्या होता है, हल्के हल्का पानी होता है। स्नो मतलब फेदरली फ्लेक्स ऑफ फ्रोजन मॉइस्चर। स्लीट मतलब रेन और स्नो मिक्स होके आ रही है। हेल मतलब कि भैया आप हेल जानते हैं, हेल स्टॉर्म यानी कि ओले, ओले पड़ना उसे कहते हैं हेल। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कन्वेक्शनल और ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल रिलीफ कहते हैं जिसको, और साइक्लोनिक जो कि फ्रंटल रेनफॉल भी कहलाते हैं। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं फटाफट। कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब क्या है, जो इक्वेटोरियल रीजन में होता है और ये हाई हीट, बहुत कहीं पे मौसम ज्यादा है तो इंटेंस इवेपोरेशन हो रहा है। जितनी ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा पानी सूखता रहेगा, इवेपोरेशन होता रहेगा, और इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, फाइनली एयर कूल्स एंड कंडेंसेस, जिसकी वजह से रेन होती है। कि भैया ऑफन अकंपनीड बाय थंडर एंड लाइटिंग। इसके साथ कई बार हमें देखें, हम जहां रहते हैं, हम इक्वेटोरियल रीजन में रहते हैं इंडिया में, पूरा इंडिया इक्वेटोरियल रीजन के आसपास आता है, तो इसीलिए हम जब भी बारिश देखेंगे हमें उसके साथ साथ थंडर एंड लाइटिंग ये सब देखने को मिलती है। ठीक है, चलो दूसरा होता है रिलीफ या ओरोग्राफिक। तो वो रेनफॉल जो कि मॉइस्चर लेडन विंड्स के साथ आता है, फोर्स टू राइज ओवर माउंटेन्स एंड प्लेटूज। तो ये कहां पे है, प्लेटूज और माउंटेन्स के ऊपर जो बारिश होती है वो यही होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। विंड्स हिट अ फिजिकल बैरियर लाइक अ माउंटेन। तो बेसिकली है क्या, देखो यहां पे एक माउंटेन है, यहां पे हवाएं जा रही हैं, इस हवा में मॉइस्चर भरा पड़ा है, इसके अंदर पानी भरा पड़ा है, ये जाके टकरा गई इस बादल से, और टकरा गई तो क्या होगा, ये यहीं पे बरसने लग जाएगी, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, टकरा गई, अब क्या करें। ठीक है, चलो आगे बात करें हम विंडवर्ड या फिर लीवर्ड साइड की। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी हो जाता है। देखो कई बार विंडवर्ड साइड क्या होता है,
स्लाइड फेसिंग द विंड रिसीव हेवी रेनफॉल। एक पहाड़ पे, ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये पहाड़ पे इधर से हवा आ रही थी, हवा में पानी भरा था और ये बारिश के लिए ही जा रहा था, इधर से टकराया तो क्या होगा, इधर तो बारिश हो जाएगी और इधर बारिश होगी तो भैया इधर मौसम अच्छा हो जाएगा, इधर पेड़ पौधे उग जाएंगे। लेकिन बेटा ये वाली साइड तो रह जाती है, इस साइड को हम कहते हैं लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड मतलब जिसको लीव कर दिया, जिसको छोड़ दिया। विंडवर्ड साइड मतलब जो विंड की तरफ से आई। समझ में आया? चलो इंडिया में एग्जांपल देख लो, वेस्टर्न घाट जो है ये विंडवर्ड साइड है और डेक्कन प्लेटू जो है वो लीवर्ड साइड है, इसीलिए हमारे यहाँ पे डेक्कन प्लेटू में आपको इतनी बारिश वारिश नहीं देखने को मिलती है। लास्ट है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसे फ्रंटल रेनफॉल भी कहा जाता है। वो रेनफॉल जो कि अकर्स व्हेन अ वार्म एयर मास एंड अ कोल्ड एयर मास मीट एंड फॉर्म अ फ्रंट। तो एक हवा का बड़ा सा मास जहां पे वार्म एयर है और एक ठंडी एयर का मास जब आके दोनों साथ में टकराते हैं तब जो बारिश होती है वो कहलाती है साइक्लोनिक या फ्रंटल। अभी काम कैसे करती है देखो, कोल्ड एयर जो डेंस होती है वो क्या ग्राउंड के पास रहती है, नीचे नीचे रहती है। वार्म एयर जो है वो इस ऊपर जाती है, वार्म एयर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर नीचे आती है। तो ये जो राइजिंग वार्म एयर है कूल एंड कंडेंसेस दिस फॉर्म क्लाउड रेनफॉल अकर्स। अब ध्यान से देखो, बड़ी बढ़िया लाइन लिखी, ये जो वो ये एयर है कोल्ड, जब ये वार्म हो रही है तो ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जाके ये ठंडी हो रही है और ठंडी होके कंडेंसेशन हो जा रहा है, फिर नीचे आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, क्लाउड बन जा रहे हैं यहां पे, और यही क्लाउड रेनफॉल करवा देते हैं। ठीक है, तो जब ये साइक्लोनिक रेनफॉल होती है तब ये कहां होती है, टेम्परेट रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, और वेदर डिस्टर्बेंस जब होता है जैसे साइक्लोन या स्टॉर्म तब बहुत कॉमन होती है। यहां पे ध्यान से देखो, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा, ये वार्म और मॉइस्ट एयर है जो ऊपर जा रही है, ऊपर जाके ये क्या है, ये क्या बन रही है, क्लाउड बन रही है, और क्लाउड के साथ साथ ये रेन होके नीचे आ रही है अर्थ के सरफेस पे। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, चलो विंड की बात हमने ऑलरेडी कर ही ली। विंड क्या है, एयर इन मोशन विंड कहलाती है। ब्लोज हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ हीट अक्रॉस द अर्थ सरफेस में हेल्प करता है। अर्थ पूरे अर्थ पे जो हीट का ट्रांसफर है वो विंड के कारण होता है। ठीक है, विंड देख लो, डायग्राम यहां पे बड़ा सिंपल है विंड का। तो भैया जहां पे भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जहां पे भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, क्या हो गया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो हवा कहां जाएगी, हाई से लो की तरफ भागने लगेगी। तो विंड हमेशा इस डायरेक्शन में जाने लगेगी। समझ में आया? तो वर्टिकल एयर मूवमेंट की बात करें तो इसको हम एयर करंट कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि भैया वर्टिकल एयर करंट जो होता है, हवा अगर ऐसे और ऐसे ट्रैवल करती है तो वो करंट कहलाती है। प्लैनेटरी विंड्स भी देखो, ये वो विंड्स हैं जो परमानेंट होती हैं, पूरे साल भर चलती हैं थ्रू आउट स्पेसिफिक रीजन्स में। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भैया कंसिस्टेंट होती है अपनी डायरेक्शन में। अगर ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाती हैं तो साल भर ऐसे ही जाएंगी, ऐसा नहीं होगा बीच टाइम में ऐसे निकल जाए हवा में। ये इंपॉर्टेंट होती है वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने के लिए, है ना। अगर हमें पता है कि इंडिया का टेम्परेचर ऐसा रहता है, उसका एक रीजन होती है ये विंड्स, क्योंकि ये परमानेंट होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि बदलती रहेंगी हर थोड़े थोड़े टाइम में। कुछ होती है ट्रेड विंड्स। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है हमारी, है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहां पे, ये देखो, ये इक्वेटर है, ये इसके जस्ट बाद वाली जो ट्रॉपिकल बेल्ट है यहां वाली, ये और ये, इन्हें कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां से हवा जो है आपकी ऐसे से ट्रैवल करती है। ठीक है, एक बार दिखा देता हूं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये देखो, ये हमारा इक्वेटर है, तो सब ट्रॉपिकल ये और ये क्या है, आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। चलो यही पढ़ रहे थे। हाँ देखो, तो भैया ट्रेड विंड्स जो है इसी की हम बात कर रहे थे, इक्वेटर से जो जाती हैं ये, इन्हें ही कहते हैं ट्रेड विंड्स। तो भैया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो हवाएं चलती हैं इक्वेटर की तरफ, यही कहलाती हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, ट्रेड विंड्स, व्हाई डू ट्रेड विंड्स कर्व, ये हल्का सा कर्व क्यों होती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। कोरियोलिस फोर्स मतलब देखो, अब मान लो कोई चीज जो है वो सीधी जा रही है, लेकिन अब उस चीज को घुमाने लग जाओ आप, तो वो हल्का सा ऐसे टेढ़ा जाने लगता है ना, हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए ये घूमती है। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछली क्लास देख लेना, उसमें बहुत अथाह डिटेल में हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, फेरेल्स लॉ भी वहां हमने समझा था, इसका सेम इफेक्ट होता है। इसी के साथ आती है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज कौन सी होती है, वो विंड जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से
कहां जाती हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती हैं, वो होती हैं वेस्टर्लीज, क्योंकि ये वेस्ट की डायरेक्शन में जाती हैं। इनको साउथ वेस्टर्लीज और नॉर्थ वेस्टर्लीज के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशल फीचर क्या है कि भैया ये कांस्टेंट नहीं होती, इनकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बदल सकती है। इफेक्ट क्या है, ये रेनफॉल लेके आती हैं, ब्लो ऑनशोर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेनफॉल लेके आती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है इसीलिए ये बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जमीन हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड यहां पे कम है, सी ज्यादा है, ओशन ज्यादा है। रोरिंग 40s क्या होता है, ये वो जोन है 40s और 50 डिग्री साउथ के बीच का जहां पे वेस्टर्लीज बहुत एक्सट्रीम स्ट्रांग है, तो इसीलिए इस एरिया में शिप्स वगैरह जब जाते हैं या प्लेन जब जाते हैं तो बहुत ध्यान से जाते हैं, क्योंकि यहाँ की हवा बहुत एक्सट्रीम है, क्योंकि लैंड बहुत कम है इतने एरिया में। अब लास्ट में आ गए हैं पोलर विंड्स, तो ये वो विंड है जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बढ़ते हैं, है ना, ये वो वाली विंड्स हैं। इसके टाइप कौन से हैं, नॉर्थ पोलर ईस्टर्लीज और साउथ पोलर ईस्टर्लीज। भैया ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोल्ड और ड्राई विंड्स होती हैं जो आइस कैप्ड रीजन, एकदम वो रीजन जो आइस से ढका हुआ है वहां से चलती हैं, और मोर कंसिस्टेंट इन सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा कंसिस्टेंट रहती हैं। प्लैनेटरी विंड शिफ्ट हो रही है दोस्तों, प्लैनेटरी विंड जो है बेल्ट्स आर नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होती, दे शिफ्ट स्लाइटली नॉर्थ एंड साउथ विद द मूवमेंट ऑफ सन, जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है ये भी हल्का हल्का शिफ्ट होती है, बहुत हल्का, जबकि हमने ये कहा था ये साल भर चेंज नहीं होती, लेकिन ये हल्का हल्का शिफ्ट हो रही है। इंपॉर्टेंट होती है सीजनल के लिए, हमने बात ऑलरेडी कर ली। फिर पीरियोडिक विंड्स होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो नहीं लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड पे हमेशा चलती रहती हैं। इससे क्या होता है, डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, तो कूलिंग जो हो रही है हमारे लैंड और वाटर पे, इस डिफरेंस की वजह से ये कुछ पीरियोडिक विंड्स भी चलती रहती हैं कभी कभी, ठीक है। चलो अब हम लास्ट पे आ गए हैं, विंड्स की हमने बात करी ली, क्लाउड इसकी बात करते हैं। देखो क्लाउड कवर एंड सनशाइन, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत बात हमने कर ली है। देखो इसका ऑलरेडी हमने बात करी, क्लाउड कवर और सनशाइन क्या करते हैं। सम क्लाउड जो होते हैं वो रेनफॉल कॉज करते हैं, क्योंकि ये क्लाउडलेस स्काई जो है वहां पे मौसम फेयर रहेगा, फेयर वेदर। ये क्लाउड करते क्या है, ट्रैप करते हैं हीट को। ऑलरेडी हमने ये तो पूरा टॉपिक डिस्कस कर ही लिया, ये तो ऑलरेडी आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जैसे कि स्काई कवर कितना परसेंट हो तो क्या होगा, स्काई परसेंट कवर कितना परसेंट हो तो उसका क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, क्वार्टर शेडेड, हाफ शेडेड, 3/4 शेडेड, ये भी कहा जाता है इनको, ठीक है। चलो तो भैया दिग्गज बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन मजेदार तरीके से हमने सारे कवर करे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा। एंड ध्यान से ये चीज याद रखना दोस्तों कि हमने जो चीजें पढ़ी है इसमें बहुत सारी चीजें हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में कवर करी थी, वो वीडियो यहां पे आ रही होगी, उसको जरूर देख लेना, तब ये दोनों चैप्टर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल एंड जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।